नमस्ते दोस्तों। आप सबने स्कूल में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है ना। मतलब इसका 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम हर रोज टीवी पे, न्यूज में पानी की कमी, वाटर स्कैर्सिटी की बातें सुनते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू रिवाइज एजुनेस्ट। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस चैप्टर के लिए आपको इसके अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम पृथ्वी के पानी की पूरी कहानी समझेंगे, एक छोटी सी बूंद से लेकर विशाल महासागर तक। तो आज की लेक्चर में हम ये 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले द एंडलेस वाटर जर्नी यानी वाटर साइकिल। फिर हम उस बड़े सवाल का जवाब देंगे, वेयर इज ऑल द वाटर। उसके बाद हम द पावर ऑफ ओशन वेव्स को समझेंगे और आखिर में टाइड्स एंड करंट्स एक्सप्लेन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द एंडलेस वाटर जर्नी। देखिए, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होगा, यानी पानी की एक एक बूंद के सफर को समझना होगा। तो वाटर साइकिल है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पानी लगातार अपना फॉर्म बदलता है, कभी लिक्विड, कभी गैस, और ओशंस, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच घूमता रहता है। ये एक नॉन स्टॉप, कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है। इसे एक सिंपल सी रेसिपी की तरह समझो। स्टेप 1, इवेपोरेशन। सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। स्टेप 2, कंडेंसेशन। ऊपर जाकर ये भाप ठंडी होती है और बादल बन जाती है। स्टेप 3, प्रेसिपिटेशन। जब बादल भारी हो जाते हैं तो पानी बारिश या बर्फ बनकर नीचे गिरता है। एंड फाइनली स्टेप 4, रन ऑफ। ये पानी बहकर वापस नदियों और समंदर में चला जाता है। सिंपल। और ये साइकिल चलता रहता है, एंड ऑन। और यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है। हमारी अर्थ ना एक बंद टेरेरियम की तरह है। इसका मतलब जो पानी सदियों पहले यहाँ था, वही पानी आज भी मौजूद है। सोचिए, हो सकता है जो पानी आप आज पी रहे हैं वो सेंचुरीज पहले अमेज़न नदी में बह रहा हो। अमेजिंग, राइट? ओके, सो वाटर साइकिल तो समझ आ गया, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर। वो सवाल जो हमने शुरू में पूछा था। ये समझना कि पानी कहाँ और कितना है एग्जाम्स के लिए सुपर क्रिटिकल है। और हाँ, इसी में हमारे वाटर स्कैर्सिटी पैराडॉक्स का जवाब भी छिपा है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अर्थ का 97.3% पानी सलाइन वाटर है, मतलब समंदर का खारा पानी। और पीने लायक फ्रेश वाटर वो सिर्फ 2.7% है। वाओ! मतलब 97% से ज्यादा पानी तो हम डायरेक्टली पी ही नहीं सकते। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उस छोटे से 2.7% फ्रेश वाटर में से भी 2% तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। इसे ऐसे इमेजिन करो, अगर अर्थ का सारा पानी एक 2 लीटर की बोतल में है तो उसमें से फ्रेश वाटर सिर्फ 12 चम्मच है। और उन 12 चम्मच में से भी ज़्यादातर तो जमा हुआ है। हमारे इजी एक्सेस में तो 1 चम्मच से भी कम पानी है। अब समझ आया स्कैर्सिटी का राज? जब हम खारे पानी की बात कर रहे हैं तो एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, सैलिनिटी। ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, सो लिसन केयरफुली। सैलिनिटी का मतलब है 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम सॉल्ट मौजूद है। ओशंस की एवरेज सैलिनिटी होती है 35 पार्ट्स पर 1000। इसे याद रखिएगा। और इसका सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है डेड सी। यहाँ की सैलिनिटी पता है कितनी है? 340 ग्राम्स पर लीटर। ये इतना ज़्यादा है कि पानी इतना डेंस हो जाता है कि आप उसमें डूब ही नहीं सकते, बस फ्लोट करते रहोगे। हाउ कूल इज दैट? तो अब तक हमने ये समझा कि पानी कहाँ है, लेकिन ये इतना सारा ओशन वाटर हमेशा शांत नहीं रहता। Examiners love to ask about how this massive ocean water moves. To score full marks, आप इस सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। ओशन मूवमेंट्स में सबसे कॉमन है वेव्स। बेसिकली ये समंदर की सतह पर पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना है। और ये बनती कैसे हैं? जब हवाएं
ओशन सरफेस के ऊपर से गुजरती हैं। सिंपल एज दैट। लेकिन हर वेव एक जैसी नहीं होती। एक होती है सुनामी। ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव, क्योंकि ये हार्बर्स यानी बंदरगाहों को तबाह कर देती हैं। ये कोई आम वेव नहीं है, ये एक जायंट वेव है जो अंडर वाटर अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड की वजह से बनती है। इसका सबसे भयानक एग्जाम्पल है 2004 का इंडियन ओशन सुनामी। सुमात्रा के पास 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। उससे जो लहर उठी उसकी स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा थी। सोचो, एक एयरप्लेन जितनी तेज। इसने इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में जबरदस्त तबाही मचाई थी। और इस सुनामी का इंडिया पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस एक घटना ने हमारे देश के ज्योग्राफी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है, इसे ध्यान से सुनिए। सुनामी आने का पहला साइन ये होता है कि कोस्ट से पानी अचानक और तेजी से पीछे हटने लगता है। उसके बाद ही वो डिस्ट्रक्टिव वेव आती है। ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। तो हमने सुनामी जैसी डिस्ट्रक्टिव वेव्स के बारे में जाना, लेकिन ओशन में कुछ रेगुलर और प्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स भी होती हैं। इन्हें हम टाइड्स और करंट्स कहते हैं। चलिए अब ओशन के इन रिदम्स को समझते हैं। सबसे पहले टाइड, जिसे ज्वार भाटा भी कहते हैं। ये दिन में 2 बार होने वाला ओशन वाटर का एक रिदमिक राइज एंड फॉल है। और इसका कारण क्या है? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, सूरज और चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। अब टाइड्स भी 2 तरह की होती हैं। जब सन, मून और अर्थ तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, जैसे फुल मून और न्यू मून के दिन, तो उनकी कंबाइंड ग्रेविटी से हाईएस्ट हाई टाइड्स आती हैं। इन्हें कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। पर जब सन और मून अर्थ से राइट एंगल्स पर होते हैं, तो उनकी ग्रेविटी एक दूसरे को काउंटर करती है, जिससे लो टाइड्स बनती हैं। इन्हें कहते हैं नीप टाइड्स। इन हाई टाइड्स के कुछ रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स भी हैं। इनसे नेविगेशन आसान हो जाता है, बड़े बड़े जहाज हार्बर तक आराम से पहुंच जाते हैं। फिशिंग में भी मदद मिलती है, क्योंकि ज़्यादा मछलियां किनारे पर आ जाती हैं। और हाँ, कुछ जगहों पर इनसे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, जिसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। और हमारी आखिरी मूवमेंट है ओशन करंट्स। ये बेसिकली समंदर के अंदर बहने वाली नदियां हैं जो एक डेफिनेट पाथ पर चलती हैं। वार्म करंट्स इक्वेटर के पास से शुरू होती है और पोल्स की तरफ जाती है, जैसे द गल्फ स्ट्रीम। और कोल्ड करंट्स पोल से शुरू होकर इक्वेटर की तरफ आती हैं, जैसे द लैब्राडोर करंट। और ये एक एग्जाम फेवरेट फैक्ट है, नोट कर लो। जहां पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं, वो जगहें दुनिया के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होती हैं। लेकिन एक कैच है, इन जगहों पर अक्सर बहुत ज्यादा फॉग यानी कोहरा रहता है, जिससे शिप्स के लिए नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमने पानी का पूरा सफर देखा, समझा कि वो कहाँ है और कैसे मूव करता है। अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये जानने के बाद कि 1% से भी कम फ्रेश वाटर हमारे लिए इजीली अवेलेबल है, तो अब सवाल ये है कि हम सब अपने अपने घरों में, अपने स्कूल्स में इस कीमती रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।